हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास का जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो स्टडी को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लें कि फिजिक्स को आप जितना आसान बनाइएगा उतना ही आसान होगा, जितना आप भारी बनाइएगा उतना ही भारी होगा। एक्चुअली फिजिक्स भारी है नहीं, फिजिक्स बहुत 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 इजी है। मैं गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स आपको इतना आसान लगने लगेगा, इतना आसान लगने लगेगा कि आप कहीं यार इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जितना आपसे कहा जाता है उतना आप कर दो, चाहे आईआईटी का स्टूडेंट हो, नीट का स्टूडेंट हो, 11th का स्टूडेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, आपसे जितना कहा जाता है उतना आप कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला के बारे में स्टडी किया था और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। हमने देखा था किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है। आज उसके बारे में हम लोग यूज पढ़ेंगे। आखिर डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, नहीं हमारे जीवन में, ठीक है, पढ़ाई के जीवन में क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, थैंक यू। देखिए गौर से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझ के पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन। अब ध्यान दो इसका यूज हम लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए एक यूज हम लोग करते हैं कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट दिया हुआ है ऐसा सिस्टम में और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो ऐसा वाले को जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। हम लोग इस डायमेंशनल फार्मूला की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो पहला हम लोग देखते हैं कि टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम of a physical क्वांटिटी। पहला तो ये हम लोग यूज करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नहीं तो देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसी चीज को। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि N1, चलो हम शुरू करते हैं ऐसे कि मान लिया जाए कि कोई भी मेजरमेंट होगा, तो उस मेजरमेंट में एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा और उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा। नहीं मतलब हम ये कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा, उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा, तो n इंटू यू। ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट है। नहीं मतलब ये हुआ कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। नहीं
तो देखिए यहां से, तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 इंटू U1 अपॉन U2, ये होगा, ये होगा नहीं। अब देखिए हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको वीडियो पॉज कीजिए, मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, इसको एडिट कर रहा हूँ, और वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, उतारिए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि N2 इक्वल टू क्या लिखा, N1 U1 अपॉन U2, नहीं, इसी चीज को हम लोग कर सकते हैं। N2 का वैल्यू ही निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। N2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कन्वर्सन में। तो N1 तो दिया रहेगा ही, उसके बाद हम लोग इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो MLT के फॉर्म में ही आएगा, नहीं, MLT के फॉर्म में ही आएगा। मतलब M1 बाई M2 कर देंगे। M1 क्या होगा, पहले वाले यूनिट सिस्टम में मास, इस पर कुछ पावर होगा, और M2 दूसरे वाले यूनिट सिस्टम में मास, मास का जो यूनिट होगा दूसरे सिस्टम में होगा। वैसे मान लीजिए कि ये SI में दिए हुआ मास केजी में, तो M2 क्या होगा, ग्राम में होगा, नहीं, अच्छा लेंथ है, चलिए ये L1 है तो ये L2 होगा। L1 यदि ये मीटर में दिया होगा और उसको सीजन में कन्वर्ट करना है हमें, तो L2 का वैल्यू किसमें दिया होगा, तो L2 का जो मान जो दिया होगा किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। इसका पावर मान लेते हैं B होगा, एंड T1 अपॉन T2 का पावर क्या होगा, C होगा, नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मास को यदि किलोग्राम में है और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको चेंज कर देंगे, ऊपर वाले को चेंज करेंगे, ऊपर वाले क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। यदि ये किलोग्राम में दिया हुआ है और ये ग्राम में है तो इसको हम ग्राम में बदल देंगे। यदि ये मीटर में दिया हुआ है और ये L2 सेंटीमीटर में है तो L1 को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यदि ये T1 आवर में दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है, और T2 हमारा यदि सेकंड में दिया हुआ हो तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। नहीं, यदि सेकंड में ये भी है, सेकंड में ये भी है तो कोई बात नहीं, क्लियर है। अब एग्जांपल देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट हमें दिया गया है, जो यूनिट हमें दिया गया है वो यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है पहले हम ये पता लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि उस यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को पता लगाना। दूसरा काम क्या होगा, जब वो फिजिकल क्वांटिटी हम पता लगा लिए कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है उसे हम नोट करेंगे, उसे हम लिखेंगे, और तब इस फॉर्मूले पर बिठा देंगे। N2 इक्वल टू N1, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पर पावर जो होगा वो L1 अपॉन L2 पर पावर जो होगा वो, एंड T1 अपॉन T2 पर पावर जो होगा वो। नहीं, अब देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि कन्वर्ट कीजिए 1 न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन को डाइन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो यूनिट दिया गया है हमें, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का है उसको पता करेंगे। तो न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है एसआई में, नहीं एसआई यूनिट होता है फोर्स का, और ये डाइन क्या है, ये डाइन होता है सीजीएस में किसका यूनिट है, ये फोर्स का, नहीं। तो हम तो पता लगा लिया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो फोर्स है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है M L T-2,
देखिए m पर पावर नहीं कुछ तो 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2 नहीं। ये जो वैल्यू हमको दिया गया है ये n1 का वैल्यू दिया हुआ है, n1 है ये जो 1 है ये n1 है। यहाँ हम जान रहे हैं कि n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू हमको निकालना है, यहाँ पे n2 का वैल्यू ये निकालना है हमें नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में बिठा देंगे इसको। वीडियो पॉज कीजिए, इसे उतारिए। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए कि n2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना है, n1 इंटू m1 अपॉन m2। m1 m2 क्या है, मास है ये, नहीं मास का जो यूनिट होगा वो लेंगे हम, इस पर पावर a, l1 अपॉन l2 और पावर क्या करेंगे b, एंड t1 अपॉन t2 पर पावर क्या होगा c, ये होगा। अब क्या करेंगे, n1 का वैल्यू क्या दिया है 1 इंटू क्या करेंगे m1 अपॉन m2, m1 नहीं m1 मतलब m1 का जो वैल्यू होगा वो हमें किस में दे रखा है, SI यूनिट में। ये जो मास है फर्स्ट वाला मास वो SI में दिया हुआ है, और m2 का जो मास दिया है वो सीजीएस में दिया हुआ है नहीं। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब ये केजी हो जाएगा और नीचे में ग्राम हो जाएगा। इस पर पावर क्या होगा 1 नहीं, और ये सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा, और पावर क्या 1 होगा नहीं, और ये सेकेंड अपॉन सेकेंड पर पावर -2। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कहां से, तो mLt-2 से, कोर्स का डायमेंशन होता है उससे, mLt-2। m मतलब m1 बटा m2, ये SI में होगा, नीचे में किसमें सीजीएस में, ये SI में, ये सीजीएस में, SI में सीजीएस में, ये SI में सीजीएस में नहीं। SI में मास का यूनिट क्या, किलोग्राम, m2 में मतलब सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम, SI में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, और सीजीएस में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। पावर कितना, इस पर पावर नहीं तो 1 है, इस पर भी 1 है, यहाँ पर पावर 1 नहीं। लेंथ पर कितना पावर है 1। टाइम का SI यूनिट क्या होता है सेकंड, और टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है सेकंड। डाल दिया ऐसे, ठीक है, इसमें डाल दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में तो है ही दोनों नहीं। हमें ऊपर वाले को क्या करना है, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, मतलब केजी को ग्राम में बदल दीजिए, 1000 ग्राम हो जाएगा अपॉन ग्राम, पावर कितना 1 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितना 1, एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर कितना -2। अब ध्यान दीजिए, ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, एंड सेकेंड ने सेकेंड को मारा। अब देखिए तो क्या बना, 1 इंटू 1000 इंटू 100, 1000 पर पावर 1 है तो 1 एक बार, 100 पर पावर 1 है तो 1 एक बार, इंटू 1 पर पावर -2 मतलब 1। अब क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 5, 10 पर 5 जीरो नहीं, 10 पर 10 टू द पावर क्या होगा 5 होगा, मतलब 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो आ जाएगा। मतलब हो जाएगा n2 इक्वल टू जो आया 10 टू द पावर 5, दैट मींस
1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 9। ठीक है, तो ये था यूनिट कन्वर्सन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, इसको नोट कीजिए। गुड़िया रे मिला दो। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 1 जूल इक्वल डॉट 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 और कन्वर्ट करना है आपको। इसके बाद एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का 2.1 सवाल 2.1 2.2 का सवाल जो है उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का 2.2 सवाल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला का, वो हम देखते हैं। ठीक है, कि टू चेक the correctness of a physical relation, to check the correctness of a physical relation। किसी भी फिजिकल रिलेशन को हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। डायमेंशनल फार्मूला के माध्यम से कोई भी फार्मूला है, कोई भी फिजिकल रिलेशन है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली कि क्या वो सही है। आप देखिए इसमें क्या चीज है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पे हम लोग किसी भी फिजिकल रिलेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, और अगर यदि वो प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला यदि समान होता है, इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला सही है। यदि प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग आता है तो वो फार्मूला गलत है। नहीं, on the basis of principle of homogeneity, principle of homogeneity, if the dimensional formula of each and every term of a physical relation is equal, then that relation will be true। ट्रू। अब एग्जाम्पल देखिए, ये ईच एंड एवरी टर्म, यहाँ पे एक वर्ड आया, ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म एक टर्म आया, यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसको देखिए क्या होता है। मान लिया जाए कि x इक्वल टू a प्लस b प्लस c ऐसे दिए हुआ हो, ठीक है।
तो एक टर्म प्लस या माइनस, ये जो प्लस है या माइनस है, इसके बीच में जो भी टर्म होगा प्लस या माइनस के अंदर में, प्लस या माइनस के अंदर में जो भी टर्म होगा मल्टीपल में या डिवीजन में, वो एक टर्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो x है वो एक टर्म कहलाएगा, यहाँ पर a है वो एक टर्म कहलाएगा, यहाँ b है वो एक टर्म कहलाएगा, c है जो एक टर्म कहलाएगा। मतलब इसमें 4 टर्म हो गया, x a b c, इसमें 4 टर्म हुआ नहीं। इसके बाद और देखिए, जैसे मैंने कहा कि x इक्वल टू a इंटू बी बाई सी प्लस E इंटू एफ अपॉन G इंटू एच प्लस माइनस निकाल दीजिए माइनस x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन जेड कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने। तो देखिए इसमें कितने टर्म है, इसमें ये x एक टर्म होगा और ये मल्टीपल और ये डिवीजन में है, ये सभी एक टर्म में होगा। सभी क्या होगा, एक टर्म में कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा, ये फिर ये एक टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा। यहाँ भी 4 टर्म हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल दूं तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि x इक्वल टू a अपॉन b माइनस सी, a अपॉन b माइनस सी प्लस b अपॉन e प्लस f। यदि मैंने ऐसे कहा तो यहां पर देखा जाए ये एक टर्म होगा x और ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, ये पूरा एक टर्म कहलाएगा। लेकिन इस टर्म के अंदर भी एक टर्म है, ये टर्म है, इसके अंदर भी टर्म है नहीं, ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं। इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स, बेस्ड क्वेश्चंस आपके नीट में आता है, ठीक है। और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, कुछ स्पेशल हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको उतारिए, ठीक है, इरेज कर दो। अब यहां देखिए, एग्जाम्पल मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर है। क्या ये सही है या गलत, इसको डायमेंशनल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितने टर्म हैं। तो देखिए इसमें एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। नहीं, हम लोग ने पढ़ा है कि इसको डायमेंशनली प्रूफ करने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि क्या जितने भी टर्म्स हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है। तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, नहीं, इसको हम फर्स्ट टर्म कहें सपोज, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन क्या होगा, ये तो s है और s का यहाँ पे एक मीनिंग है। s जो है यहाँ पे डिस्टेंस होता है, s को हम लेते हैं डिस्टेंस। u जो यहाँ पर दिया गया है इसका मीनिंग होता है इनिशियल स्पीड, t टाइम हुआ, a एक्सेलरेशन,
ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म का डायमेंशन क्या होगा, ये डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस इस लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, तो ये एल हो गया। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेकेंड टर्म को देखा जाए। सेकेंड टर्म क्या है, u इंटू टी है। u क्या है, स्पीड है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, स्पीड तो स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, मतलब क्या, एल टी माइनस वन इंटू कीजिए क्या, टी, ऐसे होगा। ये टी से टी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो जाएगा, पावर यहाँ पर वन है, यहाँ माइनस वन है, तो क्या पावर जीरो हो जाएगा, मतलब क्या बचा, सिर्फ एल बचा यहाँ पर। सेकेंड टर्म का भी डायमेंशन क्या हो गया, एल। इसी तरह से डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म निकाला जाए तो ये इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड टर्म यहाँ पर दिया हुआ है। ये हाफ क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है, और इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा डायमेंशन एल। क्या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, सेम आया है, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। क्लियर, ये बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा, मतलब हम लोग इस टाइप का कोई भी सवाल होगा उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको उतारिए, ठीक है। चलिए अब देखा जाए होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोग कीजिएगा। आप लोग प्रूफ कीजिएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद b इक्वल टू यू प्लस ए टी, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे प्रूफ करना है। फिर आपको प्रूफ करना है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये यहाँ पे इसके मीनिंग्स है, ये जो v है ये फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड है। u क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड। a एक्सेलरेशन, t क्या हो गया, टाइम, कैपिटल T है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। देखो टाइम या टाइम पीरियड दोनों का डायमेंशन एक ही होगा, t होगा, ठीक है। ये 2 पाई कांस्टेंट है, l हो गया वो लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो गया, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज आपको दिया गया है, आपको डायमेंशनली प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, मिटाओ आप देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स के एग्जांपल्स हैं जो आपके नीट में बराबर पूछा जाता है, उसको देखिए। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक रियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं,
वो क्या होता है, P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, A कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, B कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। ठीक है, P हो गया प्रेशर, A है आपका कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, V यहाँ पे वॉल्यूम है, B यहाँ पे कांस्टेंट है, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड T जो है वो है टेम्परेचर, T टेम्परेचर है। ठीक है, आपको कहा जाता है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A और B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 10 बार आपके मेडिकल एग्जाम में पूछा गया होगा। हाँ, तो इसका मुझे A और B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होता है कि कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग ने अभी देखा था क्या कि जब टर्म के अंदर, यहाँ पर देखिए ये पूरा एक टर्म है, ये टोटल एक टर्म होगा और ये एक टर्म होगा, यहाँ दो टर्म है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये टर्म के अंदर में टर्म है, ये टर्म के अंदर में ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म के अंदर में ही टर्म यहाँ पे डाला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P नहीं, P का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा A अपॉन V स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर नहीं, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो A इक्वल टू क्या होगा, P इंटू V स्क्वायर, A इक्वल टू होगा P इंटू V स्क्वायर। यहाँ P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2, तो ml माइनस 1 T माइनस 2 ऐसे है। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, V है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L का क्यूब, मतलब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये देखिए, तो m l, l पर पावर माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना हो रहा है, l पर पावर 6 हो रहा है, 3 टू 6 नहीं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो l यहाँ पे बेस l है, यहाँ बेस l है, यहाँ पे पावर माइनस 1, यहाँ पर पावर 6 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो l पर पावर 5 एंड t पर पावर माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब A का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ml5 t माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड B का जो डायमेंशन होगा वो V के डायमेंशन के बराबर होगा, तो क्या होगा, V का डायमेंशन क्या होता है, L का क्यूब, मतलब A का डायमेंशन क्या हो गया, ml5 t माइनस 2 एंड B का डायमेंशन हो जाएगा L क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है, सीरियस करो। क्वेश्चन, F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू प्लस BT स्क्वायर है।
यहाँ पे ए का डायमेंशन बताइए एंड बी का डायमेंशन बताइए। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, तो हम लोगों ने अब तक 2 एप्लीकेशन देख चुके हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है डायमेंशन फार्मूला का, वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, कोई फार्मूला ड्राइव करना है। नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तीसरा जो एप्लीकेशन होगा इसका, जो हम लोग लिखे थे, वो है टू ड्राइव। तीसरा जो है वो है कि टू ड्राइव ए फिजिकल रिलेशन among the physical quantities। नहीं, ये जो है ना डायमेंशन फार्मूला का यूज हम लोग फार्मूला को डेराइव करने में भी करते हैं। नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालने में भी हम लोग करते हैं। तो जैसे देखिए कैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए कि हम मान लेते हैं कि लेट एक्स जो है ना वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रहा है, सपोज करते हैं कि ए टू दी पावर एम पर, ए टू दी पावर एम पर डिपेंड कर रहा है। फिर यही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी बी है उसके पावर एन पर डिपेंड कर रहा है। और मान लीजिए कि यही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है आपको सी टू दी पावर सपोज पी पर, ऐसे डिपेंड कर रहा है। एक्स डिपेंड कर रहा है ए के पावर एम पर, एक्स डिपेंड कर रहा है बी के पावर एन पर, एक्स डिपेंड कर रहा है सी के पावर पी पर। नहीं, प्रोपोर्शनल है मतलब वो डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पर ये निर्भर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक लाइन में? हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है a के पावर m पर, b के पावर इंटू b के पावर n पर इंटू c के पावर p पर, ऐसे। ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग हटा देंगे तो लिखेंगे इक्वल टू, और इसको जब हटाते हैं हम लोग तो कोई कांस्टेंट डालते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये के जो है कोई कांस्टेंट है, ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन होगा ना। देखिए ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन एंड सी टू दी पावर क्या होगा, पी, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब x जो है वो a के पावर इस पर डिपेंड कर रहा है, b के पावर इस पर डिपेंड कर रहा है, c के पावर इस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन फार्मूला होगा, उसका डायमेंशन लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे k इनटू इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, a जो है इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हम लोग m पावर m। फिर ये जो b है इस b का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हम लोग, और ये जो c है हमारा इस c का भी डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे इस तरह से। और सभी को क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद बराबर के इस साइड भी एम एल और टी के फॉर्म में होगा। इसका जो डायमेंशन होगा वो एम एल और टी के फॉर्म में होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एम एल टी के फॉर्म में ले आएंगे डायमेंशन फार्मूला को। अब क्या करेंगे कि बराबर के इस साइड जो डायमेंशन फार्मूला है उसको कोरिलेट करेंगे बराबर के दाहिने साइड वाले डायमेंशन फार्मूला से। नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पे आया m के पावर x हो सकता है, l के पावर y हो सकता है और t के पावर z हो सकता है और ये इक्वल टू k, और m के पावर कुछ यहाँ पे होगा नहीं, फिर यहाँ पर क्या होगा, m के पावर कुछ होगा, l के पावर भी कुछ होगा,
और जेड और टी के पावर भी कुछ यहाँ पर होगा नहीं, क्लियर है। एम के पावर कुछ होना चाहिए, होगा, कुछ भी हो सकता है, एम प्लस एन या एम प्लस एन प्लस पी कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये एम हो सकता है, एल के पावर एन हो सकता है, टी के पावर पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं। अब इसको मान लिए हैं, नहीं वो निकालने के बाद चलेगा पता कि क्या होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे, कंपेयर द डायमेंशन formula and find the value of m n p। क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पावर है m के पावर x, l के पावर y, इससे हम लोग क्या करेंगे, एम एन पी का जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। और उसको निकालने के बाद उस वैल्यू को, इस एम एन पी को यहाँ जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 माना, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एम एन पी in equation 1 and find the relation, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, रिलेशन को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होगा एग्जाम्पल से। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग कैसे रिलेशन निकाल लेते हैं। थैंक यू, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया, ठीक है, मिटा दूं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मान लेते हैं कि कोई झूला, एक सुंदर कन्या है जो ऐसे झूला झूल रही है, इस पर ऐसे, ठीक है, स्विंग कर रही है, ऐसे आती है और ये फिर जाती है ऐसे। ये आने और जाने का जो टाइम पीरियड है उसको मैंने माना टी। क्या माना? टी। टी तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन नहीं, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, ये जो टाइम पीरियड है इसका वो डिपेंड कर रहा है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो ये बॉडी है जो इसका मास है m, इस दोनों पर डिपेंड कर रहा हो। तो टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन मास एंड, और ये जो नीचे की ओर जी लग रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है सपोज, या फिर हम ऐसे करें कि डिपेंड्स ऑन, मास नहीं कह करके हम इसको कुछ और कहते हैं, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड acceleration due to
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम या अमंग देम। क्वेश्चन क्या कहा, देखो ध्यान दो बउआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये जो टी है टाइम पीरियड, टी को मैंने क्या कहा टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के, नहीं टी क्या होगा प्रोपोर्शनल एल के। अब एल के पावर कुछ हम मान लेते हैं, किस पर कुछ पावर से डिपेंड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एल के पावर ए पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, फिर हम ये कहें यही जो टी है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी के पावर बी पर, ऐसे डिपेंड कर रहा है इस पर दोनों पर। मतलब हम ये कहेंगे कि टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एल के पावर ए एंड जी के पावर कितना, बी पर। नहीं, यानी कि टी इक्वल टू हम क्या कहेंगे, टी इक्वल टू हम क्या कहेंगे कि एल पर पावर ए जी पर पावर बी। नहीं, अब क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है, इसका डायमेंशन लिखना है, इसका डायमेंशन लिखना है, ठीक है। तो टी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की फॉर्म में, एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 और टी टाइम पीरियड में टी है ना, ऐसे होगा। अच्छा, इसका देखो कि यहाँ पे क्या ये एल है, एल है, एल के पावर कितना, एल का एल होगा, लेंथ है एल, एल पर पावर ए, और जी का क्या वैल्यू होता है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस 2, हम लोग जानते हैं, मतलब इस पर पावर कितना बी। अच्छा बच्चे, अब ध्यान दो बउआ, अब बबुआ देखो बबुआ, हाँ देखो इधर देखो, यहाँ से देखो तो ये m पर पावर 0 एल पर पावर टी, नहीं यहाँ सिर्फ l और t है, m तो है नहीं, m यहाँ भी नहीं है, l यहाँ पर नहीं है, सिर्फ t है, यहाँ पे l और t दोनों हैं, l और t दोनों है यहाँ पे, नहीं है। देख बबुआ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, चलो l के पावर 0, m तो वैसे इसमें भी नहीं है, m इसमें भी नहीं है, तो l के पावर 0 और t के पावर 1 इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे l के पावर क्या चीज़ a और यहाँ पे l के पावर क्या चीज़ b, मतलब l इक्वल टू क्या हो गया, l पर पावर क्या हो जाएगा a और प्लस b होगा कि नहीं होगा, दोनों जुड़ेगा, गुना में क्या होगा जुड़ेगा। अच्छा, और t के पावर क्या होगा -2b, माइनस 2b, तो -2b, बोलो बबुआ इतना होगा का, अरे होगा कि ना होगा, अरे हाँ कि ना, इसको मिटा दो, कन्फ्यूज़न हो सकता है, अरे हाँ कि ना, तो हाँ। तो अब देखो बुआ, यहाँ पर देखो, यदि हम यहाँ पर ये L कह रहे हैं बेस बराबर के इस साइड, बराबर के बाएं साइड L पर पावर 0 और बराबर के दाएं साइड L पर पावर क्या है a प्लस बी, तो ये पावर जो है इक्वल हो जाता है बुआ रे। तो क्या करेंगे, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या कहेंगे 0 कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, तो यानी कि a इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं -b, बिल्कुल सही क्या। अच्छा फिर देखो बुआ कि t पर पावर 1 और t के पावर -2b, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -2b इक्वल टू क्या 1, क्योंकि बेस जब बराबर होता है तो पावर क्या होता है बराबर होता है, जब बेस समान हो तो बराबर में पावर बराबर हो जाता है। तो क्या करेंगे -2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये ट्रेन भी आकर के ना डिस्टर्ब कर देता है यार, कोई बात नहीं पढ़ो। -2b इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ रे 1, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखो तो b इक्वल टू तुम निकालोगे तो कितना आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा, ये इस तरह चला जाएगा तो -1/2 होगा, नहीं b इक्वल टू क्या होगा -1/2,
तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस बी है, तो ए इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, और माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस बी बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आया है क्या, इतना समझ में आया है क्या कि ए और बी का वैल्यू निकल गया क्या, ए का वैल्यू कितना हो गया 1/2, बी का वैल्यू कितना होगा माइनस में 1/2। तो अब ये जो इक्वेशन है मेरा पहला इक्वेशन, इसको मैंने माना था कि t इक्वल टू के एल पर पावर ए एंड जी पर पावर बी, यानी कि के एल पर पावर 1/2 एंड जी पर पावर माइनस में 1/2। मतलब क्या हो गया देखो तो, के एल पर पावर 1/2 अब बट्टा में जी पर पावर 1/2। अब बउआ रे 1/2 जब पावर होता है तो मतलब क्या कि रूट में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एल बाई जी पर पावर कितना 1/2, दोनों पर पावर 1/2 इसलिए कॉमन पावर कर दिए तो 1/2 हो जाएगा। और t बराबर कितना आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि t इक्वल टू कितना निकल जाएगा k इंटू अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 1/2 इक्वल टू होता है वो रूट में है। नहीं, यदि हम ये कहें कि a टू द पावर 1/2 मतलब ये होता है कि रूट ए इसका ये वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो गया फार्मूला, t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल बाई जी होता है, हम लोग जानते हैं फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायमेंशन फार्मूला का ये ड्रॉबैक है कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं डायमेंशनली, सिर्फ रिलेशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। तो t इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारा रिलेशन हो गया। नहीं, इसको उतारिए, इसको उतारिए, आप लोगों को एक काम करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे डीपीपी मिलेगा, आपको डीपीपी का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ से डीपीपी को डाउनलोड करना है और खुद से सवाल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वैसे डीपीपी में उसमें बहुत सारा डीपीपी है, करीब 8-10 डीपीपी होगा उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का। तो आप जहाँ तक पढ़े हैं, यूनिट्स है, डायमेंशन है, एरर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सभी होगा। तो आपसे जहाँ तक बनता है आप उसको बनाइए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं, उस चीज़ को आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और वहाँ पर डालिए। ठीक है, तो कीजिए, ओके, हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं नीट के एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी ये जो पावर्स हैं ए और बी, सिर्फ इसका वैल्यू पूछा गया है नीट में कई बार ये जो पावर्स हैं सिर्फ इसका वैल्यू पूछा गया है, कितना इसका वैल्यू होगा। या फिर कभी रिलेशन निकालने को कहा कि क्या इसका रिलेशन होगा, उसको निकालिए। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लें, और वो प्रैक्टिस तब होगा जब आप डीपीपी पर जाएंगे, डीपीपी लिंक पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, उसको लोड करेंगे, या फिर अपने बुक के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है कि आप लोग कोई रेफरेंस बुक लिए होंगे एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का जो रेफरेंस बुक है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वहाँ पर सवाल डालिए। ठीक है, जो सवाल आपसे नहीं बनता है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।